ठीक है, ये हमने पिछली बार करा था, इन दोनों की वैल्यू जो थी 1 आती थी। ठीक है, तो 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यू भी सेम आती है, क्या आएगी वो बताओ। ठीक है, 0 से लेके पाई बाय 2, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर 4x dx, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस की पावर 4x dx। क्या क्या वैल्यूज आएंगी इन तीनों की, निकाल के बताओ जल्दी से। कैसे आएगा ये? जीरो से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे 0 से लेके पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx लिख देंगे, तो ये 1 बाय 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x, 0 से लेके पाई बाय 2 करना है, और माइनस साइन 2x बाय 2, पाई बाय 2 रखने पे साइन पाई वो हो गया 0, माइनस 0 रखने पे पूरा 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका पाई बाय 4। जीरो से लेके पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, जैसे 0 से लेके पाई बाय 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिख दें, साइन एक्स को टी रख दो, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, एक्स इक्वल टू 0 पे टी 0 आएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे टी की वैल्यू 1 आएगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, टी माइनस टी क्यूब बाय 3 0 से 1, तो 1 माइनस 1 बाय 3 माइनस 0 दैट विल गिव यू 2 बाय 3। डिफिकल्ट वाले दो मैंने कर दिए, आसान वाला तुम करके बताओ जल्दी से। ये दोनों क्लियर है सबको? यस सर। ये दोनों नोट करके जो तीसरा वाला है वो निकाल के बताओ। 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4x dx, जरा देखो यहाँ पे हम लोग साइन की पावर 4x को सिंप्लीफाई, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 4 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, इसको हम लोग 1 बाय 4 1 माइनस 2 कॉस 2x 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 ये लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 4 1 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x बाय 2। Now this is the value of sine to the power 4x. Therefore this integration will become 0 to pi by 2 3 by 2 minus 2 cos 2x plus cos 4x by 2 dx, 1 upon 4 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3 by 2x minus
2 sin 2x by 2 plus sin 4x by 8, 0 to pi by 2. तो 3 by 2 into pi by 2 माइनस पाई बाई 2 पे साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0 माइनस 0 पे 0, 0 प्लस 0. तो 1 by 4 into 3 pi by 4. आंसर इज 3 pi by 16. क्या दिक्कत है इसमें? इतना क्यों टाइम लग रहा है? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ देखो, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करते थे और बाद में लिमिट रखते थे. लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्योंकि एरिया है, तो एरिया के कारण से हम लोग उसको काफी घुमा फिरा सकते हैं. मतलब एरिया कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं. तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज होती है डिपेंडिंग ऑन कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, क्या एरिया निकालना है, उसके बेसिस पे. तो देयर आर मेनी properties which can be utilized before evaluating as an indefinite integration. That is the last resort. But before that, we can simplify the whole expression using the different properties. Out of those two properties we have already studied. The first property was integration a to b f of x dx. That is same as integration a to b f of t dt. इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेम ऑफ द चॉइस ऑफ द और name of the variable, whether it's x or t, but if it is same function fx is there, lower limit is a, upper limit is b, then the limit with this value will be same. Okay, तो आप इसको इसमें कभी भी चेंज कर सकते हो. चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई या वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रामलाल हो श्यामलाल हो. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमने देखी थी कि इंटीग्रेशन a to b fx dx is equals to minus time integration b to a fx dx. सर आपका माइक बंद है. ये दो प्रॉपर्टी है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. तो अब आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे फंक्शंस के लिए होती है जिन फंक्शंस का डेफिनेशन डोमेन में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होते हैं. ठीक है. किसी इंटरवल में कुछ और होगा, किसी इंटरवल में कुछ और होगा. ऐसा मैं या फिर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, या फिर फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो. ठीक है. चलो देखिए, जैसे integration a to b fx dx. We can write this as integration a to c fx dx और c to b fx dx. हम f इस तरह से इंटीग्रेशन को बीच में जितने चाहें उतने पॉइंट्स पे और जैसे चाहे वैसे ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. a to c, c to b. अब इसको करने का लॉजिक बड़ा सिंपल सा एल्जेब्रिक लॉजिक अगर मैं आपको देता हूं एल्जेब्रिकली, तो मान लेते हैं कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो कौन है, जी एक्स है. ठीक है. तो ये जो बनेगा वो बताओ ये क्या होना चाहिए. दिस शुड बी व्हाट, जी ऑफ एक्स ए से बी. तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ए टू सी, जी ऑफ एक्स
सी टू बी, तो ये क्या लिखा होगा, जी सी माइनस जी ए, और ये क्या लिखा जाएगा, जी बी माइनस जी सी। ये कैंसिल हो गया, देखो क्या बच रहा है, जी बी माइनस जी ए। इधर की तरफ भी देखो तो बेसिकली ये जी बी माइनस जी ए ही बनता है, ठीक है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको सी पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो जी बी माइनस जी ए आ रहा है। अगर मैं आपको इसे ज्योमेट्रिकली दिखाऊं तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स ऐसा था, ये यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये ए था, ये बी था, ये बीच में पॉइंट आ गया सी। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, और ये वाला एरिया, तो टोटल एरिया क्या हुआ, टोटल एरिया था ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। ये वाला एरिया क्या हो गया, ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो दोनों का जो सम होगा वही आ जाएगा। तो इसका अर्थ हमने इस तरह से दोनों को ब्रेक करा, ठीक है, समझ में आया, ये नोट करो इसे। आइडियली दिस लाइज बिटवीन ए टू बी, सी लाइज बिटवीन ए टू बी आइडियली, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप इसको, अगर ये इसमें नहीं लाई करता तो भी आप इसको कर सकते थे, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब बेसिकली कुछ जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो। मान लो ये कर्व है, ये ए था, ये बी था, और ये हो गया सी। नाउ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ऐसे शेड कर देता हूं, ठीक है ना। ये अब आता है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो वो कौन सा एरिया होगा, वो ये वाला एरिया होगा, ब्लैक शेडेड। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान देना कि ये जो मैं एरिया ब्लू शेड कर रहा हूं, ये वाला ब्लू शेडेड एरिया, ये वाला पार्ट, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ये वाला, ये वाला एरिया हम लिखेंगे क्या, ये तो बी टू सी एफ एक्स डी एक्स होगा ना। तो अगर ये बी टू सी एफ एक्स डी एक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इस कारण से ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से ब्लैक वाले एरिया में से आपको ये पर्पल वाला एरिया सेपरेट करना है, तो बचेगा क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ही बचेगा ना।
तो ये सी आगे है तो भी फर्क नहीं पड़ता, सी पीछे होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मली हम ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज कब करते हैं, जब ऐसे कुछ मैनिपुलेट करना हो तब यूज करते हैं, या फिर हम लोग इसे यूज करते हैं नॉर्मली ब्रेक फंक्शंस के लिए। ब्रेक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ब्रेक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं कि मान लो एफ एक्स जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू जो है पी एक्स है, और एक्स की वैल्यू 0 से लेके जैसे ए से लेके सी के लिए, और क्यू एक्स है, ठीक है, कहाँ, सी से लेके बी के लिए। तो देख रहे हो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन ही अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे, तो ब्रेकेज कहाँ करेंगे, जहां पे डेफिनेशन चेंज करेगी। उसी तरह से y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, अब ये कहां पे बिहेवियर चेंज होगा, तो बिहेवियर चेंज वहां होगा जहां जहां पे एफ एक्स 0 होगा। तो ब्रेकेज किस पॉइंट पे करना है, उन पॉइंट्स पे जहां पे एफ एक्स 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी आई एफ ऑफ एफ एक्स बोल देता हूं। ये कहां कहां होगा, जहां पे एफ एक्स इंटीजर होगा, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, इसमें भी जहां जहां पे एफ एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी तरह का फंक्शन है y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स जो है वो भी ऐसे ही फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमें देखना पड़ता है, अगर सिग्नम ऑफ एफ एक्स दे रखा है तो आप ये देखो कि एफ एक्स कहाँ पॉजिटिव है, एफ एक्स कहाँ नेगेटिव है। तो बेसिकली हम लोग वही पॉइंट देखते हैं जहां पे एफ एक्स क्या होता है, 0। तो इन पॉइंट्स पे ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आया? जैसे छोटे छोटे से क्वेश्चन अगर मैं आपको इसमें बोलूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा इफ एफ एक्स इज मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है। अब बताओ, यहां पे तो हमें पता ही नहीं कि कब कब साइन एक्स लेना, कब कॉस एक्स लेना है। मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ग्राफ जो बनाना है 0 से π/2 में बनाना है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये π/2 हो गया। अब बताओ कॉस का ग्राफ कैसा आता है, ऐसे ग्राफ पहले करे हैं कि नहीं करे? बताओ भाई। ये ब्लैक वाला ग्राफ हो गया साइन का, ठीक है, और रेड वाला ग्राफ हो गया किसका, कॉस का। तो हम लोगों को अब क्या करना है, 0 से π/2 में जब जो फंक्शन बड़ा होगा, तो आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम का आती है, π/4। तो π/4 से पहले कौन बड़ा है, किसका ग्राफ ऊपर है, π/4 के बाद किसका ग्राफ ऊपर है, ये। तो आपको कौन सा निकालना है एरिया, ये, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स 0 से π/4 में कौन है, कॉस एक्स, ठीक है। और उसके बाद कौन है, साइन एक्स, ये 0 से लेके π/4। देख रहे हो फंक्शन का ग्राफ जो बना वो डिसकंटिन्यूस नहीं बना, लेकिन फिर भी ब्रेकेज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इस कारण से मैं इसे क्या ब्रेक करूंगा, आई विल ब्रेक इट इनटू 0 टू π/4। 0 से π/4 में एफ एक्स कौन है, कॉस एक्स डी एक्स। π/4 से लेके π/2 में एफ एक्स कौन है, साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से लेके π/4।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर चला गया, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 4 1/√2 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस cos pi by 2 is 0 minus cos pi by 4 is 1/√2. So that will give you 1/√2 plus 1/√2. Answer will be √2. क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, अब मान लो अगर यही क्वेश्चन में ऐसा हो जाता कि आपको क्वेश्चन दे देते मिन, मिन मतलब मिनिमम, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ग्राफ, ठीक है, कौन सा ग्राफ नीचे है, ठीक है, तो कौन सा छोटा है, तो देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो आप यहाँ पे अगर मिनिमम वाला क्वेश्चन करते तो ये और ये हो जाता, ठीक है, तो एरिया आपको जो चाहिए पड़ता वो आपको ये वाला चाहिए पड़ता, तो ये एरिया हम लोग कैसे लिखते? इफ एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो दिस विल बी व्हाट, साइन एक्स 0 से लेके पाई बाय 4, और ये cos x होता पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो उस केस में 0 से लेके पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स जो होता वो क्या बन जाता? वो बन जाता 0 से लेके पाई बाय 4 के लिए कौन है, साइन एक्स डी एक्स, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 के लिए कौन है, कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकालो, पाई बाय 4 पे 1/√2, 0 पे वैल्यू 1, प्लस ये आ जाता 1 माइनस 1/√2, तो टोटल आंसर आ जाता 2 माइनस 2/√2, मतलब आंसर हो जाता 2 माइनस √2। समझ में आया? देखो इस तरह से अंतर आ सकता है। बोलो भाई, इसमें कहीं कोई डाउट, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ। सबको क्लियर है? यस सर। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नोट कर लिया? नोट कर लो, फिर बताओ, तो नोट करके बताओ तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग नहीं तो उसके रिकॉर्डिंग लिए 0 से लेके 4 जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स समझ में आ गया ना, कि इसमें हमने ब्रेक करा 0 से 1, 1 से 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 0 से 1 में 0 डी एक्स, 1 से 2 में 1 डी एक्स, 2 से 3 में 2 डी एक्स, 3 से 4 में 3 डी एक्स। क्यों? क्योंकि जी आई एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है 0 से 1 के लिए, 1 होती है 1 से लेके 2 के लिए, 2 होती है 2 से लेके 3 के लिए, और 3 होती है 3 से लेके 4 के लिए। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन थी, तो इसका आंसर ने वो डेफिनेशन यूज करी, इंटीग्रेट करा, तो हमारा आंसर से 6 आ जाता है। ऑल्दो अगर, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनाएंगे हम, वो ग्राफ अगर बनाते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया देखो शेडेड एरिया है, और पूरा एरिया का एक्सिस के ऊपर है, तो आप इनको इन अलग अलग, क्योंकि रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, तो इसका एरिया आया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3, तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर 6। ऐसे भी आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जिनका ग्राफ आपको पता हो,
और जो एरिया हो वो एक रेगुलर फिगर हो, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप के, ट्राइंगल, तो उसको आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि if fx is a continuous function in closed a to b such that a to b fx dx equals to 0, this implies that fx equals 0 has at least one root in closed a to b. Is it true or false? ये चीज सही है या नहीं है? और एक चीज और ऐड कर देता हूं, will its converse will be true or false? बताओ भाई, क्या करेंगे? कोई बताएगा कुछ इसमें? कोई तो बोलो कुछ तो। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन 0 कैसे होगा? बताओ भाई, सब लोग बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो है वो 0 है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल्स टू 0, ये कैसे होगा? कैसे हो सकता है ये? भाई बताओ कोई तो। नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? a इक्वल्स टू b दोनों एक दोनों तरीका पॉइंट है। कोलिनियर हो सर, हाँ, दोनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। वो तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। ये देखो, ये कर्व है, तो ये रहा a और ये रहा b, दोनों एक ही लाइन पे है। इंटीग्रेशन a टू b fx dx 0 कब होगा? भाई देखो, सीधी सिंपल सी बात है, ये तभी 0 हो सकता है। बताओ, क्या इसका एरिया 0 होगा? नहीं। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा है, इसका 0 होने का मतलब है कि कुछ पार्ट इसका इसका जो आंसर आएगा उसका कुछ पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ पार्ट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, याद करो मैंने बताया था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना, उसी में कि जब ग्राफ एक्सिस के ऊपर होता है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, जब नीचे होगा तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एफएक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एफएक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस ग्राफ का जितना हिस्सा, जितना एरिया एक्सिस के ऊपर है उतना एरिया एक्सिस के नीचे है। एरिया एक्सिस के ऊपर तभी बनेगा जब ग्राफ एक्सिस के ऊपर होगा, और नीचे तभी नेगेटिव तभी बनेगा जब एक्सिस के नीचे होगा। अब क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो याद है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी? कि एफ एक्स अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए से लेके बी में, ठीक है, तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी में, तो वो फंक्शन ए से लेके बी के बीच की वैल्यू, मतलब एफ ए से लेके एफ बी की बीच की हर वैल्यू को कम से कम एक बार लेगा ही लेगा, हाँ या ना? कुछ भी कर लो, एफ ए से एफ बी की बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं लेगा। और इसी का यूज हम क्या करते थे कि मान लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसा है? नेगेटिव है, मतलब एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है। और ग्राफ को बगैर तोड़े बनाना है तो आपको बीच में कहीं ना कहीं एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो इस कारण से ये होने के लिए जरूरी है कि ग्राफ ऊपर से नीचे जाए, लेकिन आपको पेन नहीं उठाना है तो कहीं ना कहीं पे आपका एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये तो बेयर मिनिमम में कम से कम एक बार होना चाहिए, ज्यादा बार भी हो सकता है ऐसा ग्राफ हो जाए, चलेगा।
कि इसका इसका और इसका सम जो है वो इन दोनों के सम के बराबर हो, तो ये क्योंकि ये नेगेटिव बनेंगे, ये पॉजिटिव बनेंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इन सब केसेस में देख रहे हो कम से कम एक बार तो इसे एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ग्राफ को पॉजिटिव से नेगेटिव होना है या नेगेटिव से पॉजिटिव होना है, तो बीच में एक वैल्यू आती है जीरो, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, तो फंक्शन बीच में जीरो वैल्यू कम से कम एक बार जरूर लेगा। यही आपकी कहलाती है क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स जीरो है, तो फंक्शन का ग्राफ कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के बीच में एटलीस्ट 1x फॉर विच, या एटलीस्ट 1 अल्फा फॉर विच f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। और ध्यान देना कि ये 0 जो आएगा वो a से b के बीच में ही आएगा, मतलब f अल्फा की वैल्यू 0, मतलब fx इक्वल 0 का एक रूट कम से कम एक न एक बार a टू b के बीच में आएगा। इस कारण से स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। अब देखो, अब इसी तरह से कन्वर्स ट्रू होगा क्या? अगर एफ एक्स इक्वल 0 का एक रूट है तो क्या कन्वर्स ट्रू होगा? नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लो ये हो गया, ये देखो ऐसे, इसका एक रूट है कि नहीं है? इसका एक रूट है, ठीक है, ए से लेके बी के बीच में एक रूट है, लेकिन क्या इससे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 हो गया क्या? डज दिस इम्प्लाइज दैट दिस? नो, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से आप ये नहीं बोल सकते कि वैसा बाकी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, या फिर आप ये दो दे रखा है तो आप ये बोल दो कि इंटीग्रेशन 0 होगा। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, बात समझ में आई सबको ये? यस सर। हाँ बेटा बोलो। आ गई, समझ में आ गई सर। ओके, अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अगर दे रखा है तो बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के पॉइंट नंबर 1 इमेजिनरी रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 रियल या आइडेंटिकल रूट्स होंगे, चौथा रैशनल रूट्स होंगे। बताओ भाई, इनमें से क्या होगा? और इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का क्या होगा? मैंने वो ऑप्शन ही हटा दिया जो आप लोग गलती करते हैं। अगर वो देता ये पांचवा ऑप्शन, मान लो रैशनल रूट्स की जगह क्या डाल देता कि एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 1, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा सा उसमें क्वाड्रेटिक में आगे सोचना चाहता हूँ। बोलो भाई, एनीवन? देखो, ये इंटीग्रेशन 0 है, ये इंटीग्रेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या आता है? e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कहीं ना कहीं 0 हो रहा है फॉर सम x एलिमेंट ऑफ 0 टू 1। 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा ही होगा, जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना कि e की पावर x का ग्राफ ये होता है, वो कभी 0 नहीं होता, तो ये तो 0 होने से रहा, तो 0 यही होगा।
मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट है 0 से 1 में, ठीक है। तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कहीं पॉजिटिव थे और बाद में नेगेटिव। तो अगर पैराबोला का ग्राफ एक बार नीचे चला गया तो ऊपर आएगा ही आएगा ना, तो कितने रूट आएंगे? 2 रूट तो आएंगे ही आएंगे। और इसका एक रूट आ गया तो दूसरा रूट आएगा ही आएगा। अब बोल सकते हो सर ये तो ये भी हो सकता था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा ही पॉजिटिव होता या हमेशा नेगेटिव होता। तो टोटल एरिया वाला पार्ट जो है वो 0 कभी आते ही नहीं, समझ में आया? तो इस कारण से राइट आंसर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये इसका एक ऐसा एग्जांपल है, ठीक है। जेई में 2-3 बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। सबको क्लियर है यहां तक? नोट करो। कल, अच्छा कल तुम एक पहले एक चीज